So today we are going to see the second part of foundation engineering, in which we are going to deal with numerical portion. ठीक है? So far we have read about foundation. What is foundation? Then we have read about types of foundation. And after types of foundation, we have read about different types of foundation like shallow and deep. In shallow foundation, there are 5 to 6 types of other type of foundation like isolated, combined, mat. और डीप फाउंडेशन में हमने पढ़ा अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जिसमें से हमें पढ़नी है ओनली एंड ओनली पाइल फाउंडेशन. ठीक है, शॉर्ट ऑफ हम यहाँ भी कर चुके हैं. यदि किसी को यहाँ इतना समझ में नहीं आया हो तो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, वो देखना. ठीक है, फिर एट द एंड रिवाइज कर लेना. इफ इवन देन यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. ठीक है, उसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि हाँ अभी रह गया है कुछ या कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल. किसी पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द, देखो दो, अल्टीमेट और क्यू सेफ. क्यू अल्टीमेट क्या होगी? अल्टीमेटली वो कितना लोड कैरी कर सकती है, कोई भी पाइल अल्टीमेटली कितना लोड कैरी कर सकती है. दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल. ठीक है, तो दिस कैन बी कैलकुलेट बाई सर्टेन मेथड्स. लाइक हमारे पास एक है स्टैटिक पाइल लोड फॉर्मूला, फिर है डायनेमिक पाइल लोड फॉर्मूला, पाइल लोड टेस्ट, कोरिलेशन विद पेनिट्रेशन टेस्ट डेटा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक पाइल लोड फॉर्मूला. सबसे ज्यादा यही समझ में आने वाला है तुम्हें. और पाइल लोड टेस्ट, डायनेमिक में थोड़े फॉर्मूले हैं वो याद रखने पड़ेंगे. वो एक तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं डायनेमिक वाले. ये जो है ये निकलते हैं बाकायदा. ठीक है, देखो ये मान सपोज करो ये कोई भी पाइल है. ठीक है, इन केस ऑफ पाइल मैंने बताया था दो तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ से, ठीक है, और स्किन से. ठीक है, जो यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? बियरिंग रेजिस्टेंस. क्यूपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने. ठीक है, और जो साइड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है क्यू एस से. ठीक है, तो क्यू अल्टीमेट जो हो गया, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बियरिंग प्लस क्यू फ्रिक्शन. ठीक है, अब क्यू फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एफ एस इंटू ए एस. ठीक है, ए एस इज साइड वाला एरिया. ठीक है, क्यू पी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू यू और ए बी. ए बी क्या है? बेस वाला एरिया. सपोज करके चलो ये कोई भी पाइल है. ठीक है, और ये एक स्क्वायर पाइल है. ठीक है, स्क्वायर पाइल का मतलब है कि बेस से स्क्वायर है और ये उसकी लेंथ है. तो मान के चलो ये है एल और ये है बी. ठीक है, तो अब यदि हमें बेस बियरिंग निकालनी है और स्किन फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, तो एरिया कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहले देखो, बेस बियरिंग निकालना हो तो एरिया कौन सा यूज करेंगे? बी इंटू बी. ठीक है, दिस इज फॉर बेस बियरिंग. अब हमें निकालना है साइड वाला एरिया, ए एस. ए एस कैसे निकलेगा? एल इंटू बी. एल इंटू बी, ये कौन सी साइड का हो गया? एक साइड का. ऐसी कितनी साइड होंगी उसमें? ये एक तरीके से क्यूबॉइड होगी ना, पाइल जो होगी क्यूबॉइड होगी.
ठीक है, L इंटू बी जैसी कितनी साइड्स होंगी उसमें, बताओ। चार साइड। तो L इंटू बी इंटू 4, ये आएगा साइड का एरिया। अब जनरली तो ये जो क्यू होता है ये गिवन होता है, बट इवन इफ यदि ये गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू की। ठीक है, C5 सॉइल कौन सी होती है, सी सॉइल हो गई जिसमें कोहेजन होगा, फॉर एग्जांपल क्ले। और पाई सॉइल कौन सी हो गई, जिसमें कोहेजन नहीं होगा, कोहेजन लेस होगी, लाइक सैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच की जनरली जो सिल्ट होती है वो C5 होती है। ठीक है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कोहेजन भी होती है थोड़ी बहुत और फ्रिक्शन भी होता है उसमें। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, ये टर्जागी ने दिया था, Q इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस 5 गामा बी एन गामा। ठीक है, क्या क्या टर्म है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें ये सब। ठीक है, अब देखो डीप फाउंडेशन में जो टर्म 0.5 गामा बी एन गामा, इट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू सिग्मा डैश क्यू एन क्यू एंड हेंस इज यूजुअली नेग्लेक्टेड। मतलब कि if we want we can also neglect this term because it is quite less in case of deep foundation। deep foundation के केस में ये बहुत कम होती है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो CNC प्लस QNQ। ठीक है, CNC प्लस QNQ। जब फॉर ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल किसको बोलते हैं, ग्रेनुलर सॉइल इज सैंड। ठीक है, फॉर सैंड C इज इक्वल टू 0, 10 एबव, ये जो इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 एन गामा गामा बार होता है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म 0, केवल बीच वाली बचेगी NQ सिग्मा बार। ठीक है, और फॉर क्ले सॉइल QU क्या बचेगा, CNC। ठीक है, मान के चलो तुमसे कह दिया क्वेश्चन में कि सॉइल है क्ले। ठीक है, और C की वैल्यू है 20 और N की वैल्यू दे दी मान के चलो 5.7। ठीक है, तो डायरेक्ट क्ले के लिए QU कैसे निकालोगे, C इंटू NC, मतलब 20 इंटू 5.7, दिस विल बी योर QU। और AB यदि लास्ट वाले केस है तो वो B स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे निकालोगे। अब वो क्वेश्चन में दे देता है कि जो पायल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पायल जो है वो हमेशा बियरिंग से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे और फ्रिक्शन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है केवल एक से ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो वो क्वेश्चन में दे देगा कि जो पायल है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है केवल बियरिंग से, स्किन फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, जनरली यही देता है कि बियरिंग से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, स्किन फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो। स्किन फ्रिक्शन बहुत रेयरली देता है, स्किन फ्रिक्शन यदि देता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एज अब देखो QS इक्वल टू FS इंटू एस, अभी तक हमने देखा कि बियरिंग के लिए हो तो कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे कि साइड फ्रिक्शन हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब QS इज यूनिट स्किन फ्रिक्शन, मतलब कि FS का नीड है, या तो FS डायरेक्टली दे रखी हो, जैसे वहां हमें QU की नीड है, स्मॉल QU निकाला था, ऐसे ही यहाँ हमें FS की नीड है। तो जो FS होता है, जो FS होता है वो याद रखना, ये होता है K सिग्मा डैश टेन डेल्टा। ठीक है, FS इज K सिग्मा डैश टेन डेल्टा। अब इसी से फिर Q निकल जाएगा। ठीक है, QS क्या हो जाएगा, FS इंटू AS, तो K सिग्मा डैश टेन डेल्टा इंटू AS। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा की वैल्यूज के लिए Q है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, इतना याद होगा तुमसे। बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा कि K की वैल्यू क्या लेनी है फॉर पर्टिकुलर सॉइल और पर्टिकुलर मतलब वैल्यू रेंज के लिए। ठीक है, अब ये तो हुए स्टैटिक, अब नेक्स्ट है डायनेमिक।
अब डायनेमिक के लिए दो फॉर्मूले, एक तो इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फॉर्मूला विच इज नोन एज ENR, और दूसरा है हिलेज फॉर्मूला। हिलेज फॉर्मूला थोड़ा टफ है, इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला थोड़ा इजी है। QU इज गिवन बाय WH अपॉन FS प्लस C। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझो। W क्या है? वेट ऑफ हैमर। ठीक है, H क्या है? हाइट ऑफ फॉल। डायनेमिक इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट टेस्ट दे रहे हैं हम, पाइल के ऊपर इम्पैक्ट टेस्ट दे रहे हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो डायरेक्टली हम ये लिख लेते हैं। ये एक तरीके से ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, जो आफ्टर ऑफ नंबर ऑफ इटरेशन निकल के आता है। W इज वेट ऑफ हैमर, H इज हाइट ऑफ फॉल, एंड F इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी whose value is taken as 6। ये रख लेना, इसकी वैल्यू 6 ही लेते हैं। ठीक है, S इज फाइनल सेट पेनिट्रेशन पर ब्लोज, और C इज कांस्टेंट फॉर ड्रॉप हैमर। ठीक है, ड्रॉप हैमर के लिए वी टेक C एस 2.54 सेंटीमीटर, और स्टीम हैमर के लिए वी टेक C एस 0.254 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉप हैमर के लिए 2.54 लेते हैं, और स्टीम हैमर के लिए 0.254 लेते हैं। फिर दूसरा आता है हिलेज फॉर्मूला। हिलेज फॉर्मूला से QF जो होता है वो होता है ईटा H ईटा B WH अपॉन S प्लस C/2। ठीक है, QF क्या है? अल्टीमेट लोड ऑन पाइल। H वही सेम वेट ऑफ हैमर, H हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ हैमर, जो कि सेंटीमीटर में, सेम सेंटीमीटर में यहाँ लेंगे। ठीक है, S क्या है? पेनिट्रेशन और सेट इन सेंटीमीटर पर ब्लोस। C क्या है? टोटल इलास्टिक कंप्रेशन हुज वैल्यू इज C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये C1 C2 C3 क्या है? टेम्परेरी इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द डॉली और एंड पैकिंग पाइल एंड सॉइल रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या होगा, तुम्हें डायरेक्टली C की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, जनरली जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा वो इसी पे आएगा, इस पे बहुत रेयरली कोई देता है। मतलब आज तक तो मैंने कोई न्यूमेरिकल इस पे देखा नहीं है, इसी पे आता है। लेकिन इसको पढ़ लो, क्योंकि कभी तुमसे पूछे कि डायनेमिक के फॉर्मूले लिखो, तो तुम पे कम से कम डेटा तो होगा, तुम दो तो लिखोगे। दो ही होते हैं, दो ही पढ़ने होते हैं, ये हिलेज। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है, वाइडली यूज तुम्हारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या नॉर्मली भी यहाँ भी जो यूज होगा वो यही होगा, इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फॉर्मूला, ENR फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज याद रखना, पाइल का न्यूमेरिकल किसी भी उसमें हो सबसे टफ होता है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं जिसको पाइल समझ में आ गया ना, उसको ऑलमोस्ट सारी सॉइल समझ में आ गई। फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाली, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एक इंडिविजुअल पार्ट होता है अलग से। ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये दोनों अलग अलग होती हैं। फाउंडेशन का पार्ट अलग होता है और सॉइल का पार्ट अलग होता है। तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि तुम्हें दोनों ही एक में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, देखो QF इक्वल टू ईटा H ईटा B WH अपॉन S प्लस C/2। तो C तक हो गया था। ईटा H क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ हैमर। एफिशिएंसी ऑफ हैमर, हैमर की क्या एफिशिएंसी है? वो जो कि वेरी करेगी 65 टू 100%। 65 टू 100%। ठीक है, ईटा B, ईटा की B की जो वैल्यू है वो है W प्लस E²P अपॉन W प्लस P। जब क्या होगा? वेट ऑफ हैमर इज ग्रेटर देन EP, और W प्लस E²P अपॉन W प्लस P माइनस W माइनस EP अपॉन W प्लस P होल स्क्वायर, जब W क्या होगा? लेस देन EP। ठीक है, अब ये E और P क्या है? EP क्या है? वेट ऑफ पाइल, हेलमेट एंड फॉलोअर। अभी तक तुमने देखा होगा, तुमने हिलेज फॉर्मूला पढ़ा और ENR फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस, वेट ऑफ पाइल इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, वेट ऑफ हैमर ले रहे हैं जो फॉल करेगा पाइल पे, लेकिन पाइल का वेट कंसिडर नहीं किया है। तो ये एक ड्रॉबैक है किसकी? डायनेमिक फॉर्मूलाज की। अभी जब ड्रॉबैक पढ़ेंगे नीचे, इसमें कहीं ना कहीं होगी कि वेट जो है नहीं कंसीडर करते हैं किसका? पाइल का। ये भी एक ड्रॉबैक है उसकी।
ई क्या है? ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच वेरीज फ्रॉम 0 फॉर द टिम्बर पाइल with poor condition of the heat and for excess packing in the driving cap. ठीक है, 0.5 लेते हैं डबल हैमर के लिए, E is equal to 0, E is equal to 0.5. ठीक है, E is equal to 0 होगा तो ईटा भी क्या हो जाएगा? W ओवर W प्लस P। यहाँ क्या हो जाएगा? W अपॉन W प्लस P माइनस W अपॉन W प्लस P होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। अब इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? डायनेमिक फार्मूला आर सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। डायनेमिक फार्मूला जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल या फिर हार्ड क्ले के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हाई वाटर फोर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि वाटर प्रेशर जब डेवलप होगा अंदर, तो जो ड्राइविंग ऑपरेशन है, मतलब जो हम ड्राइव करते हैं पाइल को, वो थोड़ा टफ होगा। इसलिए ये जो रिलायबल रिजल्ट देगा या फिर एक्यूरेट रिजल्ट देगा वो इन केस ऑफ या तो सैंड हो या फिर हार्ड क्ले हो। मतलब जिस पे भी ड्राइविंग कर रहे हैं किसकी पाइल की, वो सरफेस जो है या तो हार्ड क्ले हो या सैंड हो। ठीक है, डायनेमिक फॉर्मूला जो है कोई इंडिकेशन नहीं देता अबाउट प्रोबेबल फ्यूचर सेटलमेंट और टेम्परेरी चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो है जिस टाइम स्पेन पर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, उसी टाइम स्पेन में सेटलमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, हमने कौन कौन से सेटलमेंट पढ़े थे? 3 सेटलमेंट पढ़े थे, याद है किसी को कौन कौन से थे? एक तो था इमीडिएट, एक था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक होगा ये केवल इमीडिएट के रिजल्ट देगा। ठीक है, जो इमीडिएट उसमें कॉज हो रही है सेटलमेंट, उसी के रिजल्ट देगा। और they do not take into account the reduced bearing capacity of the pile when in a group। ठीक है, इन इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फॉर्मूला द वेट ऑफ द पाइल, देखो ये आ गया ना, वेट ऑफ द पाइल एंड हेंस इट्स इनर्शिया इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, एनर्जी लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन, हीट एंड डैमेज टू द डॉली और पैकिंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन हिलेस फॉर्मूला। अ नंबर ऑफ कांस्टेंट आर इन्वॉल्व व्हिच आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। हिलेस फॉर्मूला में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एक तरीके से नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं। देखो हिलेस ये था ईटा एच, ईटा बी, एफ, सी, 4 नंबर ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें फिर भी जैसे तुमसे बोल दिया कि मान के चलो ड्रॉप हैमर है। ठीक है, ड्रॉप हैमर है तो तुम्हें डब्लू पता होगा, भाई हैमर का वेट पता होगा जो भी है, हाइट ऑफ फॉल पता होगी उसकी। ठीक है, ड्रॉप हैमर है तो सी के लिए 2.54 पता है। ठीक है, सी की वैल्यू। एफ पता है तुम्हें, हमेशा क्या लेना है? 6। केवल एक क्या अनडिटरमिन्ड रह गया? एस, तो वो एस क्वेश्चन में गिवन होगा कि एस की वैल्यू इतनी लेनी है। ठीक है, तो इसमें वो सब गिवन हो जाता है और इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट काफी हो जाते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है पाइल लोड टेस्ट। ठीक है, पाइल लोड टेस्ट इट इज द ओनली डायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। किसी भी पाइल पे अलाउएबल लोड निकालने के लिए एक ही टेस्ट है हम पे, पाइल लोड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है इट इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल बिकॉज इट इज इन सिटू टेस्ट। इन सिटू का मतलब क्या होता है? इन सिटू का मतलब है द टेस्ट, हाँ, विच इज परफॉर्म्ड ऑन साइट। सही है कार्तिक, जो कि साइट पे परफॉर्म होता है टेस्ट उसको बोलते हैं इन सिटू टेस्ट। ठीक है, सच टाइप ऑफ टेस्ट इज, ये जो टेस्ट हैं ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए अच्छे होते हैं फॉर कोहेसिव सेल
soil, this test become less reliable. क्यों होता है ऐसा? वही poor water pressure is the reason and inadequate time allowed for the consolidation settlement. ठीक है, जैसा बताया था, एक तो PWP और एक तरीके से infinite time is required for consolidation. ठीक है, ये पहले भी बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड हो कोर्स ग्रेन्ड हो, कौन जल्दी सेटल कर जाएगी? कोर्स, क्योंकि इसके नंबर ऑफ वर्ड्स बड़े हैं, और फाइन में इंटरकनेक्टेड वर्ड्स नहीं होते, तो वाटर फिल रहता है उन पोर्स में और निकल नहीं पाता आसानी से। तो फाइन ग्रेन सॉइल टाइम लेती है फॉर सेटलमेंट, ठीक है, बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इट इज मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेस्ट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, इसी रीजन से। ठीक है, अब जो टेस्ट है ये दो कैटेगरी में कर सकते हैं, एक तो इनिशियल टेस्ट और एक रूटीन टेस्ट। ठीक है, इनिशियल जो टेस्ट है वो टेस्ट फाइल पे करते हैं हम, टू एस्टिमेट द अलाउएबल लोड, उसका अलाउएबल लोड कैलकुलेट करने के लिए और सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए ड्यूरिंग वर्किंग लोड। ठीक है, लेकिन जो रूटीन टेस्ट होता है इट इज कैरिड आउट एज अ चेक ऑन वर्किंग पाइल एंड टू estimate the displacement corresponding to the working load। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट फाइल क्या होती है? टेस्ट फाइल वो फाइल होती है जिसको हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब ये नॉर्मल फाइल से कैसे डिफरेंट होती है? ठीक है, नॉर्मल फाइल मतलब जो फाइल हम यूज करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। अब ये ऐसे होती है, जैसे मान के चलो नॉर्मल फाइल जो यूज करेंगे हम कंस्ट्रक्शन पे के लिए, उसके ऊपर जो लोडिंग आएगी वो कितनी आएगी? जो भी सुपर स्ट्रक्चर होगा, जो भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ट होगा उसके बराबर। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल पे कोई सुपर स्ट्रक्चर की लोडिंग तो आएगी नहीं। ठीक है, टेस्ट फाइल तो हम जनरली क्या करेंगे, फील्ड में एक फाइल ले जाएंगे, फाइल ले जाके गाड़ेंगे। ठीक है, तो इस पे एज सच कोई सुपर स्ट्रक्चर की लोडिंग तो आएगी नहीं। तो वो सुपर स्ट्रक्चर वाली फील देने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके ऊपर जो लोड देते हैं वो कितना देते हैं? ट्वाइस द सेफ लोड। या तो सेफ लोड जो भी आएगा स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, उसका 2 टाइम्स, या फिर टोटल सेटलमेंट अटेन अ वैल्यू ऑफ 10% ऑफ पाइल्ड आया। ठीक है, मतलब इस पाइल का जो टोटल सेटलमेंट अटेन होगा एट क्यू, मान के चलो वो हुआ इस पाइल का 20 mm। ठीक है, तो 20 mm का 10%, 2 mm, तो इसके बराबर इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइल पे जितना लोड आएगा उतना देंगे। ठीक है, तो ये तो हुई टेस्ट फाइल। वर्किंग फाइल क्या होती है? जिसपे एक्चुअल कंडीशन अप्लाइड होती है। वर्किंग फाइल क्या होती है? जिसपे एक्चुअल मतलब कि जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसका लोड भी काउंट करते हैं उसमें। ठीक है, और उसके बेस पे डिजाइन करते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, देखो ये इसका सेटअप होता है। इन दोनों को बोलते हैं एंकर फाइल। ठीक है, इससे जो ये होती है टेस्ट फाइल, जो इस पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पे डायल गेज क्या करेंगे? डायल गेज इज यूज टू मेजर द स्ट्रेन, मतलब कि ये कितना नीचे जा रहा है। ये इसके ऊपर हाइड्रोलिक जैक जो कि लोड देने के काम आती है। ठीक है, ये एक्चुअल टेस्ट पाए। अब इनके स्टैंडर्ड डिस्टेंस होते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो सब पढ़ लेना कि कितना डिस्टेंस होता है। और ये जो है ये कर्व है जो कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट जो कि आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड टेस्ट इज सेम एज दिस जो अभी पढ़ा है, केवल इसमें क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसी टेस्ट को बार बार परफॉर्म करते हैं सेम उस पे। ठीक है, तो उसको वही लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करते हैं। तो वो इसका ऐसा आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोड के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट।
लोड कैसे निकालेंगे, जो ऊपर जैक लगा रखा था इसकी हेल्प से, ये जो जैक है, ठीक है। और सेटलमेंट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज डायल गेजेस, ठीक है। इसके बाद कोरिलेशन विद पेनिट्रेशन डेटा डैश, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप पाइल, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 3 पाइल्स प्रोवाइड करते हैं कोई भी ग्रुप एक्शन टू अकर, मतलब ग्रुप एक्शन को होने के लिए कम से कम 3 पाइल जरूर प्रोवाइड करता है, ठीक है। याद रखना है, ये मिनिमम 3 पाइल, ये 3, ये पाइल्स है, ठीक है। ये क्या है, पाइल कैप, ये ऊपर से कोई भी स्ट्रक्चर है जिसका लोड आ रहा है। तो जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू क्यूजी अपॉन एन इंटू क्यू। क्यूजी क्या है, जो टोटल ग्रुप है उसकी जो कैपेसिटी है वो, क्यू क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल, और एन क्या है, नंबर ऑफ पाइल्स इन दैट ग्रुप, ठीक है। मान के चलो जो ग्रुप एक्शन है उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है 200, ठीक है। 10 पाइल्स हैं और हर पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इंडिविजुअल पाइल की वो है 9, ठीक है। मान के चलो 18 है, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, ईटा एफिशिएंसी कितनी आ गई, 200 अपॉन 180, कैलकुलेट करोगे ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। इफ स्पेसिंग इज मोर, ईटा अप्रोचेस इक्वल टू 1, बट इफ स्पेसिंग इज लेस, ईटा इज लेस देन 1, ठीक है। मतलब कि यदि ईटा ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स ज्यादा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पाइल्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है, ठीक है। इफ इट कम्स आउट टू बी लेस देन 1 तो इनकी जो स्पेसिंग है वो कम होती है। ठीक है, अब ये क्ले के लिए निकाला है कि क्ले के लिए क्या वैल्यू आएगी और सैंड के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्ले कैसी होगी, कोहेसिव, और सैंड हो गई कोहेजन लेस। तो डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए वो कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होता है, ये जो होता है ये होता है प्रेशर बल, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो ये पूरी पाइल मान के चलो 10 मीटर की है, ठीक है। तो हर एक एक मीटर पे हम डिफरेंट डिफरेंट उस पे उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बेसिस पे ये कर्व ड्रॉ होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर बल, ठीक है। अब देखो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जनरली यदि नॉर्मली होगा तो जो सॉइल है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू द मूवमेंट ऑफ पाइल, पाइल के मूवमेंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। लेकिन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जो इसका पाइल का जो मूवमेंट है, जैसे पाइल नीचे मूव कर रही है तो सॉइल भी जो है ना उसको सपोर्ट करती है। सॉइल भी जो है, जो नियर बाई सॉइल है वो भी इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। When a soil layer surrounding a portion of the pile shaft settles more than the pile, it faces a downward drag as shown in figure। जैसे मतलब ये मान के चलो ये सॉफ्ट सॉइल थी, सॉफ्ट लेयर है सॉइल की, ये फर्म है, फर्म मतलब हार्ड है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट सॉइल थी तो इसका जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट भी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जब इसका जो मूवमेंट है वो सॉइल के मूवमेंट से ज्यादा होगा, जब हम पाइल इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसको नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा पाइल को, ठीक है। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की जगह ये क्या करेगा, इसकी जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जो इसकी कैपेसिटी रिड्यूस होती है वो होती है क्यू यू माइनस क्यू एन एस एफ, मतलब कि नेट इसने कितना मूव किया उसको माइनस कर देंगे किसमें से, टोटल में से। तो ये निकल के आ जाएगा कि कितनी उसकी कैपेसिटी है।